हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया को इतने अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया को भारत, हिंदुस्तान इतने अलग अलग नामों से जाना जाता है और प्राचीन समय में या एंशिएंट टाइम पीरियड में भी अलग अलग नामों से जाना जाता था? तो इसका क्या रीजन था? इंडिया को क्यों इतने नामों से जाना जाता था? तो चलिए आज की क्लास में हम इसी अच्छे से समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 6 का लेसन 5 इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें श्री अरबिंदो की जो एक कोटेशन है या जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो दी गई है। श्री अरबिंदो ने कहा था कि भारत में बहुत प्रारंभिक टाइम पीरियड में या अर्ली टाइम पीरियड में भारत जो है स्पिरिचुअल और कल्चरल लेवल पर काफी ज्यादा यूनिफाइड था, यानी एकता स्थापित थी। आध्यात्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर बहुत पहले एकता स्थापित हो गई थी। हिमालय और दो समुद्र के बीच में जो मानव सभ्यता या ह्यूमन सोसाइटी डेवलप थी, वहां पर हमें कल्चरल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत पहले से ही एकता या एकजुटता दिखाई देती है। ठीक है, ये कोटेशन या ये स्टेटमेंट कही गई थी श्री अरबिंदो के द्वारा। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले दो बड़े क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, भारत को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट वर द एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया, भारत के प्राचीन नाम क्या हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं आज। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि भारत के इतने अलग अलग नाम कैसे पढ़ें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, भारत को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। आज के टाइम पीरियड में जो हमारा मॉडर्न इंडिया है या मॉडर्न भारत है, मॉडर्न नेशन है, उसकी एक फिक्स बाउंड्री है, फिक्स स्टेट है और पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम एंशिएंट टाइम पीरियड के या प्राचीन काल की बात करें तो इसकी जो सीमाएं हैं या बाउंड्रीज हैं समय समय पर बदलती रही और इस क्षेत्र को, इस एरिया को ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट या फिर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी प्राकृतिक सीमाएं जो हैं वो प्राकृतिक सीमाएं या फिर जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं वो एशिया के अन्य जो क्षेत्र है उससे भारत को अलग बनाती है, सेपरेट करती है। इसको हम समझते हैं जो प्राकृतिक सीमाएं हैं या फिर नेचुरल बाउंड्रीज है इंडिया की, वो क्या क्या है। अगर इंडिया की हम बात करते हैं, जैसे प्लस के साइन से समझते हैं, इंडिया के मैप को देखने के लिए भी मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप एक प्लस का साइन बनाइए। इसके ऊपर नॉर्थ है, नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट आपका साउथ होता है, इधर है आपका ईस्ट यानी पूर्व और इधर है आपका वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, अगर हम इंडिया के मैप की बात करते हैं या इंडिया के भौगोलिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इंडिया के उत्तर में या नॉर्थ में हिमालय पर्वतमालाएं हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इंडिया के या भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी मौजूद है। इंडिया के दक्षिण में हिंद महासागर मौजूद है। वहीं इंडिया के पश्चिम में वेस्ट में अरेबियन सागर है। इस तरह इंडिया की जो नेचुरल बाउंड्रीज है उसे अन्य देशों से अलग बनाती है। यही इंडिया की पहचान है। अब हम बात करते हैं, हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, भारतीयों ने भारत का नाम कैसे रखा। सबसे पहले हमें भारत के लिए सप्त सिंधव वर्ड का यूज देखने को मिलता है। सप्त सिंधव जो वर्ड है ये ऋग्वेद जो सबसे एंशिएंट लिटरेचर है, सबसे एंशिएंट लिटरेचर ऋग्वेद में हमें सप्त सिंधव वर्ड का यूज देखने को मिलता है। सप्त सिंधव का मतलब होता है लैंड ऑफ सेवन रिवर, यानी 7 नदियों वाली भूमि। और यहीं से वर्ड आता है आपका, और ये जो वर्ड है ये आता है सिंधु से। सिंधु का मतलब क्या होता है, सिंधु रिवर या फिर सिंधु नदी है, वहां से ये वर्ड आया है। और यहीं से ये वर्ड हमें, इसका उल्लेख जो है ये अपीयर है आपका ऋग्वेद में, जिससे हमें ये पता चलता है कि एंशिएंट टाइम पीरियड में भारत के लिए सप्त सिंधव वर्ड का यूज किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर ये 7 नदियों वाला क्षेत्र था, यानी द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। दैट्स व्हाई वी शुड कॉल इंडिया एज सप्त सिंधव या सप्त सिंधव, 7 नदियों वाला क्षेत्र। क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करें, दूसरा वर्ड हमें इंडिया के लिए जो मिलता है वो है भारतवर्ष। महाभारत में हमें इंडिया के लिए या भारत के लिए भारतवर्ष वर्ड का यूज किया गया है। पूरे उपमहाद्वीप के लिए, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका मतलब होता है द लैंड ऑफ भारतास, यानी भारतों की भूमि।
अब भारत की बात करते हैं तो भारत जो शब्द है इसका उल्लेख हमें जो ऋग्वैदिक टेक्स्ट है इसमें किया जाता था, और ये वर्ड जो भारत है इसका यूज जो है पूरे वैदिक जन समूह के लिए किया जाता था, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए किया जाता था। बाद में यही नाम देश का नाम पड़ गया, भारत से ही देश का नाम भारत हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप की बात करते हैं तो जम्बूद्वीप जो वर्ड है वो जामुन के पेड़ से निकला है। कहने का मतलब है कि महाभारत में भारत के लिए जम्बूद्वीप वर्ड का भी यूज किया गया है, और जम्बूद्वीप का अर्थ होता है, मतलब होता है जामुन के वृक्ष का द्वीप, यानी एक ऐसा आइलैंड, द आइलैंड ऑफ द जामुन ट्रीज, जहां पर जामुन के ट्रीज जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। इवन अशोका जो ग्रेट रूलर थे, अशोका जो एक महान शासक थे, उन्होंने भी अपने बहुत सारे अभिलेखों में, इंस्क्रिप्शन में जो है जम्बूद्वीप वर्ड का यूज किया है इंडिया के लिए। अब इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? तो इंस्क्रिप्शन या अभिलेख जो पत्थर के ऊपर लिखे जाते हैं, फरमान होते हैं राजाओं के द्वारा जो पत्थरों के ऊपर लिखे जाते थे, उसको ही इंस्क्रिप्शन या अभिलेख कहा जाता है। तो हमें अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं उनमें भी भारत के लिए जम्बूद्वीप नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंशिएंट रीजन मेंशन इन महाभारत। अगर प्राचीन समय की बात करते हैं, प्राचीन समय में जो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं उनके लिए पर्टिकुलर कुछ वर्ड का यूज किया जाता था महाभारत के टाइम पीरियड में, तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो बहुत सारे नाम सिमिलर है, एक आध नाम आपको चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कश्मीर को कश्मीर कहा जाता था, हरियाणा को कुरुक्षेत्र कहा जाता था, बंगाल को वंग कहा जाता था, प्राग ज्योतिष असम के लिए यूज किया जाता था, कच्छ गुजरात वाले एरिया को, रीजन को कहा जाता था, केरल को केरल कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया इन एंशिएंट लिटरेचर, प्राचीन साहित्य में भारत। यहां पर हम देखें प्राचीन साहित्य की बात करते हैं, मुख्य रूप से हम तमिल साहित्य की बात करते हैं, तमिल लिटरेचर की बात करते हैं। तो तमिल लिटरेचर में हमें इंडिया के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है, जिससे हमें यह पता चलता है तमिल लिटरेचर से कि भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है, हिमालय मौजूद है, वहीं भारत के पूरब और पश्चिम में नदी समुद्र बहते हैं, वहीं भारत के दक्षिण में केप कुमारी यानी कन्याकुमारी मौजूद है। ये ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में हमें जानकारी तमिल लिटरेचर या तमिल साहित्य से मिलती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में भी भारत के लिए यानी इंडिया के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो ये है इंडिया, दैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया। कहने का मतलब है कि जो हमारा देश है उसके लिए भारत और इंडिया दोनों वर्ड का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हमें दिखता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो नियमों का समूह जिससे देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। और हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हुआ था, लागू किया गया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 के बाद से हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। समझ में आया? संविधान दिवस अलग है जो 26 नवंबर को मनाते हैं, और संविधान लागू हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी को, इसलिए गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया, विदेशियों ने भारत का नाम कैसे रखा। सबसे पहले अगर हम फारसी यानी पर्शियन की बात करते हैं तो पर्शियन जो फॉरेनर्स थे उन्होंने हिंदुस्तान के लिए हिंदू वर्ड का यूज किया, क्योंकि वो सा नहीं बोल पाते थे, वो सा को हा बोलते थे, इसलिए वो सिंधु की जगह सिंधु को हिंदू बोलते थे, जहां से नाम आया हिंद। यानी भारत के लिए पर्शियन के द्वारा हिंद वर्ड का या हिंद शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर हिंद या हिंदू का मतलब किसी धर्म या रिलीजन से नहीं है। हिंद पर्टिकुलर एक भौगोलिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है जो आज के समय में इंडिया है। क्लियर हुआ? ग्रीक की बात करते हैं। ग्रीक यानी यूनानी, जो यूनान के या ग्रीक के रहने वाले लोग थे, उनके लिटरेचर में, उनकी पुस्तक में, उनके टेक्स्ट में एच वर्ड नहीं था, ह वर्ड नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने ह अक्षर को हटा दिया और वो इसे यानी सिंधु को इंदु बोलने लगे, और इंदु से ही क्या बना? इंदोई या इंडिके। यानी जो ग्रीक लोग थे वो इंडिया के लिए इंदोई या इंडिके वर्ड का यूज करते थे। वहीं चाइनीज की बात करते हैं तो एंशिएंट चाइनीज जो टेक्स्ट है, चाइनीज पुस्तकें हैं, उसमें हमें भारत का नाम जो है यिंतु या यिंदू देखने को मिलता है। इस तरह से ये जितने भी नाम है ये सारे नाम
सिंधु से ही डेवलप हुए हैं। समझ में आ गया। आगे हम समझते हैं भारत के नामों का डेवलपमेंट। तो सिंधु जो नदी है, इंडस रिवर है, इंडस रिवर के नाम पर इंडिया का नाम सप्त सिंधव यानी 7 नदियों का क्षेत्र, लैंड ऑफ द 7 रिवर पड़ा। उस सप्त सिंधव या सिंधु से ही अलग अलग नाम पड़े। सिंधु से ही नाम पड़ा हिंदू, क्योंकि वो सा नहीं बोल पाते थे पर्शियन, वहां से आया हिंदू। हिंदू से ही ज्योग्राफिकल, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के लिए इंडिया के लिए हिंद वर्ड का यूज किया जाने लगा। अब जो ग्रीक थे वो उनके टेक्स्ट में एच वर्ड नहीं था, ह नहीं था, तो वो हिंदू की जगह इंदू बोलने लगे। तो वहीं से इंदोई या इंडिके वर्ड का यूज किया जाता है इंडिया के लिए। वहीं कुछ समय के बाद अगर चाइनीज टेक्स्ट की बात करते हैं तो वहां पर इंडिया के लिए इंदू या यिंदू वर्ड का यूज हमें देखने को मिलता है। और ये सारे नाम जो हैं, ये इनका जो मूल है, ओरिजिन है, वो है आपका सिंधु। समझ में आ गया। इस तरह हमने इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले समझा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में। मॉडर्न नेशन की बाउंड्रीज फिक्स है, लेकिन एंशिएंट टाइम पीरियड में बाउंड्रीज चेंज होती रहती थी। यहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनको ही यहाँ का इनहैबिटेंट या निवासी कहा जाता है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो एंशिएंट लिटरेचर जो सबसे प्राचीन पहली पुस्तक है दैट इज ऋग्वेदा। सप्त सिंधव द लैंड ऑफ 7 रिवर, 7 नदियों वाला क्षेत्र उसे सप्त सिंधव कहते हैं। दैट इज इंडिया दैट टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में इंडिया के लिए यूज करते थे। सिंधु, सिंधु इट इज अ रिवर, ये एक नदी का नाम है। भारतवर्ष, भारत इंडिया के लिए भारतवर्ष जो नाम है इसका यूज हमें महाभारत में देखने को मिलता है। भारत ऋग्वेदिक जो पुस्तक है, जो लिटरेचर है, उसमें हमें भारत नाम देखने को मिलता है भारत के, इंडिया के लिए, भारत देश के लिए। इसके अलावा इंडिया के लिए जम्बू द्वीप वर्ड का यूज भी किया जाता था। अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी हमें इसकी जानकारी मिलती है और महाभारत में भी इसकी जानकारी मिलती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वहां पर इंडिया दैट इज भारत वर्ड का यूज, यानी इंडिया और भारत दोनों वर्ड का यूज हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पर्शियन जो है भारत या इंडिया के लिए जो वर्ड यूज करते थे दैट इज हिंद। ग्रीक यूनानी की बात करते हैं तो यूनानी भारत के लिए इंदोई या इंडिके वर्ड का यूज करते हैं। चाइनीज की बात करते हैं वो इंदू या यिंतु वर्ड का यूज करते हैं भारत के लिए। क्लियर हुआ। क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि ऋग्वेद में हमें भारत के लिए सप्त सिंधव वर्ड का प्रयोग करते हुए दिखे हैं या हमें यूज दिखा है। दूसरा, महाभारत काल में भारत के लिए भारतवर्ष और जम्बू द्वीप दोनों नाम देखने को मिलता है। भारत देश को सामान्य रूप से भारत या इंडिया कहा जाता है। पर्शियन जो हैं, जो फारसी लोग हैं, वो इंडिया को हिंद कहते हैं। ग्रीक लोग इंदोई या इंडिके कहते हैं। चाइनीज लोग यिंदू कहते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के लिए इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए मेरा ये सवाल है कि हमारे देश का जो संविधान है वो कब लागू हुआ? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।